हेलो गाइस, तो अब मैं बता दूं कि एक प्लेलिस्ट और स्टार्ट होने जा रहा है जो कि होगा इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। भारतीय भूगोल को हम पढ़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम अभी इंट्रोडक्शन देख लेंगे और थोड़ा इसमें बेसिक जो भूगोल के बारे में है वो सब चीज़ें हम देख लेंगे। भारतीय भूगोल के बारे में जो बेसिक पॉइंट बनते हैं वो देख लेंगे और अभी हम सिलेबस देख लेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि प्लेलिस्ट के बारे में। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट होगा और ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए मेनली होगा, और जो भी और अदर एग्जाम वाले भी देखते हैं तो उनको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इसमें फोकस होगा यूपीएससी और पीसीएस, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल मैं चीज़ें बताता हूँ उसमें। और जो वनडे एग्जाम होता है या फिर वन लाइनर एग्जाम, तो उसमें उतने कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाते, तो उस वजह से वो जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट आए तो वहाँ छोड़ सकते हैं और बाकी चीज़ों को वो अपने अनुसार देख के फिर तैयारी कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूँ कि बाकी जो प्ले चल रहा है और ये इस प्ले के बारे में। तो अभी आप देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंसेंट इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। पॉलिटी खत्म हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो खत्म हो चुकी है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री भी चल रहा है और इकोनॉमिक्स भी चल रहा है, आर्ट एंड कल्चर भी चल रहा है। तो बहुत सारी मतलब जो प्लेलिस्ट है वो चल रही है। और प्लेलिस्ट मैं इसलिए चलाता हूँ क्योंकि उसमें कोई इफ बट वाला काम नहीं होता। जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो पूरी तरह से होगा, ये नहीं कि एक दो वीडियो किसी चीज़ का डाल दिया, एक दो वीडियो किसी चीज़ का डाल दिया। तो मैं पूरा तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करने का टारगेट रहता है मेरा। तो जो बाकी सब सिलेबस खत्म हुए हैं और बाकी जो चल रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक के बारे में और नोट्स के बारे में। तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो चल रहा है प्लेलिस्ट, तो उसमें कि हैंड रिटन नोट्स है और हैंड रिटन नोट्स है और वो पूरी तरह से कंप्लीट रहता है और वो आप लोगों को मिल जाएगा नोट्स। और जो नोट्स होता है तो वो ज़्यादा पेज का नहीं होता, जैसे कि पॉलिटी ऐप सीरीज देखेंगे खत्म हुआ है तो वो पूरा हैंड रिटन नोट्स है और उसी पे मैंने समझाया है। तो इस वजह से वो नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिट होगा। और हैंड रिटन नोट्स है और वो टोटल जो है 135 पेज का है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो कि यूट्यूब पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार पेज का नोट्स आप लोगों का हो जाता है, पीडीएफ पीपीटी पे पढ़ाया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा वो छोटा है। और हैंड राइटिंग इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि उसमें ज़्यादातर फिगर वगैरह का ज़रूरत नहीं होता है। और जो जियोग्राफी होता है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे फिगर, डायग्राम, इन सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो इस वजह से ये जो होगा ये पीपीटी पे प्लेलिस्ट होगा। तो मैंने बोला ही था उस टाइम कि जो आप लोगों के लिए सूटेबल होगा वैसे ही प्लेलिस्ट होगा। तो बाकी सब जहाँ जहाँ पे उतने फिगर या फिर डायग्राम की ज़रूरत नहीं होते हैं वहाँ पे मैं अपने हैंड राइटिंग नोट्स लिख के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। जहाँ पे डायग्राम वगैरह की ज़रूरत है तो वो पीपीटी में होंगे, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये पीपीटी में होगा क्योंकि अब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो बिना फिगर के ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। तो अगर लिख के मैं समझा दूँ तो उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से आप देखेंगे कि हर एक चीज़ों का इसमें फिगर डाला रहेगा। जो भी चीज़ें बताई जाएंगी फिगर के तहत बताई जाएंगी और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको फिगर के द्वारा समझाने पे ज़्यादा तो याद भी रहता है और ज़्यादातर चीज़ें समझ भी पाते हैं आप लोग। और दूसरा नंबर है कि बाकी सब जो प्लेलिस्ट चला है तो वो हैंड राइटिंग नोट्स इस वजह से है क्योंकि उसमें डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर मैं पॉलिटी में आपको प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाता हूँ तो उसमें कौन सा ऐसा डायग्राम बनेगा, कोई डायग्राम नहीं बनेगा। इस वजह से वो है कि उस टाइप का वहाँ पे पढ़ाया गया है हैंड राइटिंग नोट्स। और हैंड राइटिंग नोट्स ये हो जाता है कि बहुत ही छोटा होता है, शॉर्ट वे में बन जाता है। लेकिन अब पीपीटी पे जो होता है वो देखेंगे बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मेरा पीपीटी होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा, आप लोग टेंशन ना ले। ज़्यादा पेजों का पीपीटी मैं नहीं करने वाला, बहुत कम पेज के पीपीटी में हर एक चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो ये मैंने आपको प्लेलिस्ट के बारे में। तो अब मैं थोड़ा सा बुक के बारे में बता दूं। तो किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि बाकी प्लेलिस्ट चल रहा है तो वैसा ही ये भी चलेगा। कोई बुक और आपको सोर्स की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पीपीटी ले लेना है और पीपीटी को पढ़ना है। उसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें पढ़ना हो, क्योंकि ये जो नोट्स मिलेगा आपको तो ये पूरी तरह से बहुत सारे बुकों को मिला के बनाया गया है। तो आपको कुछ नहीं सोचनी बुक वगैरह के बारे में, बस आपको इसको देखना है और ये नोट्स को रिवीजन करना है बार बार। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो आप देख सकते हैं सीक्वेंस। तो अब हम देख लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो इंडियन ज्योग्राफी है तो उसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं पहले, और कुछ टॉपिक को भी हम इसी में देख लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जो प्लेलिस्ट चल रहे हैं तो वो कॉन्सेप्चुअल वे में मैं पढ़ाता हूँ। तो ये भी जो प्लेलिस्ट चलेगा तो ये भी कॉन्सेप्चुअल वे में चलेगा। तो अब मैं जो हिमालय है तो हिमालय पढ़ाऊंगा तो ये नहीं है बस आपको बता दूंगा कि 4 भागों में बटा है, ये पीक पे है, उधर ईस्ट हिमालय, वेस्ट हिमालय, ऐसे नहीं होगा। हिमालय का हम देखेंगे फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर उसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब हमारे लिए, देश के लिए क्या क्या महत्व है उसका, ये सब चीज़ें हम उसमें जानने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में हर एक चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, मतलब हर एक चीज़ों का रीजन जानने का हम कोशिश करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं इसमें अपने टॉपिकों को। तो पहला टॉपिक है इसमें कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम देखेंगे। तो मतलब जो पहले बेसिक चीज़ें होती हैं वो हम देख लेंगे कि कितने स्टेट वगैरह है। तो उसमें हम फिजिकल बाउंड्री भी देखेंगे और पॉलिटिकल बाउंड्री भी देखेंगे। तो पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब कि जैसे स्टेट बटा हुआ है, हमारे 28 स्टेट जैसे हैं तो वो स्टेट बटा हुआ है तो वो उसको
पॉलिटिकल बाउंड्री बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि स्टेट पूरा बटा हुआ है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे बटा हुआ है। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप इसको बोलते हैं। और ये जो है ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो ये आपका फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप मतलब कि ये स्टेट वगैरह से मतलब नहीं होता है, इसमें पहाड़ी पठार वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये मैं आपको फिजिकल मैप भी दिखा दूंगा और पॉलिटिकल मैप दोनों हम देखेंगे। और बेसिक राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा राज्य बड़ा है, कौन सा राज्य छोटा है, भारत का क्षेत्रफल, ये सब बेसिक चीज़ें आज कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पे। और बाकी चीज़ों को हम हिमालय वगैरह जितने फिजिकल स्ट्रक्चर है भारत की वो हम देखेंगे अगले वीडियो में, और बाकी सब चीज़ें भी चलेंगी। तो जैसा ये इंडेक्स बना है, तो इंडेक्स तो अगर आपको कम लग सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कि इंडेक्स में अभी नहीं लिखी हैं, तो वो भी चीज़ें आएंगी इंडेक्स में। तो पहले हम देख लेंगे भारत और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं उसके बारे में हम देख लेंगे, और बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम ले लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो भौतिक रूप है, तो भौतिक भी रूप देखना जरूरी है। तो वो तो पॉलिटिकल जो होगा रूप वो हम देख ही लेंगे, जो स्टेट वगैरह बटे हैं, कौन सा स्टेट कहाँ है और कौन से स्टेट से कौन सा बाउंड्री वगैरह लगता है, ये भी हम थोड़ा देख लेंगे। और कौन से जो देश हैं हमारे पड़ोसी, उनके साथ कौन से स्टेट टच करते हैं बाउंड्री, तो ये सब भी क्वेश्चन आता है पीसीएस के एग्जाम में, तो वो आपको जानना जरूरी होगा। तो मेनली पीसीएस को भी टारगेट किया जाता है, तो इस वजह से फैक्ट लेना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं, तो इस वजह से ये जरूरी हो जाएगा। तो भारत का भौतिक स्वरूप हम देख लेंगे, जिसमें कि 5 भागों में बांटा गया है। हिमालय भाग मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, तो वो जब टॉपिक होगा तो आपको बताऊंगा। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये सब बांटा गया है, तो वो हम उसमें देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे हिमालय के बारे में, भूवैज्ञानिक गठन, हिमालय के बारे में बहुत सारी चीजें आएंगी। हिमालय का बहुत तरह से विभाजन किया गया है, वो हम देखेंगे। हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए, तो बहुत सारा चीज हम देखेंगे हिमालय में, क्योंकि हिमालय से बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह आता है। और क्या क्या इफेक्ट करता है हमारे मानसून वगैरह को भी हिमालय की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, वो सब हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। फिर भारत का रेगिस्तान वगैरह भी देखेंगे, और रेगिस्तान से भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है हमारे देश में। तो राजस्थान का जो आप देखेंगे रेगिस्तानी इलाका है, तो वो धीरे धीरे अब इधर भी बढ़ रहा है हमारे इलाकों में इंडिया के, तो वो भी हम देखेंगे। उसके चैलेंजेस क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, भारत सरकार द्वारा भी क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, वो हम देखेंगे। फिर पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, जो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट है, वो भी हम देखेंगे। तो पश्चिम घाट और पूर्वी घाट, तो ये है पश्चिम घाट आप देख सकते हैं, और ये पूर्वी घाट बोला जाता है, तो ये भी हम देखेंगे। तो आने वाली टॉपिकों में हर एक चीज़ उसमें एक एक टॉपिक खोल के आपको बताई जाएंगे। फिर हम देखेंगे तटीय मैदान और द्वीप, तो बहुत सारे द्वीप भी हैं हमारे, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वो सब इम्पोर्टेंस क्या है द्वीपों की, ये सब भी हम देखेंगे। ऐसे नहीं कि बस द्वीपों के बारे में जान लेंगे, तो द्वीप के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है आखिर में हमारे लिए उन द्वीपों की, ये सब उसमें हम जानने का कोशिश करेंगे। और भारत की जलवायु भी देखेंगे, वर्षा वगैरह के बारे में, मौसम वगैरह इसमें आपको बताई जाएंगे। कैसे कैसे बारिश जो हमारे देश में मानसून आती है, कब से कब टाइम पीरियड है, ये सब भी हम देखेंगे। भारतीय मानसून को जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर है वो भी हम देखने का कोशिश इसमें करेंगे। और फिर नदियों के बारे में भी देखेंगे, नदीय प्रणाली मतलब हमारा जो नदीय प्रणाली है, तो नदियों के बारे में देखेंगे उसमें। और हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि दक्कन के पठार से बहती हैं, तो उसमें हम देखेंगे नदियों के बारे में। और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, पूर्व में बहने वाली नदियाँ, हर एक चीज़ें उसमें हम देखेंगे। और रीजन भी देखेंगे, अंतर भी देखेंगे, पूर्वी नदियों को, पश्चिमी नदियों को। फिर हम देखेंगे नॉर्थ जो हमारी नदियाँ हैं और जो साउथ की नदियाँ हैं, तो उसमें अंतर देखेंगे, क्योंकि साउथ की जो नदियाँ हैं वो अपनी बूढ़ी अवस्था में, मतलब माना जाता है कि वो बहुत पुरानी नदियाँ हैं, और ये जो है हिमालय की नदियाँ, तो ये अभी बहुत युवा अवस्था की नदियाँ हैं, तो ये भी हम देखेंगे उसमें। और भारत की नदी घाटी परियोजना भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और अभी भी आ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। और बिल्कुल मैप से देखेंगे, तो मैप से देखने पर आप लोगों को बहुत याद रहता है, तो वो मैप से आपको दिखाऊंगा। तो जहाँ पे मैप वाली चीज़ों का ज़रूरत है तो मैं मैप डालूंगा, और जो सब्जेक्ट में मैप का ज़रूरत नहीं है, चाहे पीपीटी का ज़रूरत नहीं है, तो वो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो हुआ है चैनल पे, तो उस पे मैंने हाथ से लिख के आपको बताया है। और हाथ से लिख के तो चार्ट वगैरह तो मैं बना ही देता हूँ हर एक टॉपिक का, ताकि समझने में ईजी हो सके आप लोगों को। और उसके बाद हम देखेंगे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, तो वनस्पतियों का भी विभाजन किया गया है। वनस्पति के बारे में हम देख लेंगे, वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो भी हम देखेंगे। और भारत की मिट्टियाँ हैं, तो मिट्टी के बारे में भी हम देखेंगे, और मिट्टी का वर्गीकरण हुआ है, और क्या क्या मिट्टी में इंग्रेडिएंट होते हैं ताकि मिट्टी का मतलब कि कलर वगैरह चेंज हो जाता है, वो सब भी हम देखेंगे। तो मिट्टी के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और भारत की कृषि के बारे में देखेंगे, फसल के बारे में देखेंगे, फसल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, और पद्धतियाँ भी देखेंगे, और प्रकार भी देखेंगे, कैसे कैसे कृषि होती है, कितने प्रकार की कृषि
विश्व में होती है और हमारे यहाँ कौन कौन सी कृषि होती है ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे भारत के उद्योग के बारे में, इंडस्ट्री जो है कहाँ कहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है, और ये भी हम देखेंगे कि आखिर में रीजन क्या है कहीं पे जो हेवी इंडस्ट्री है वो लगने का, चाहे खदान के पास कोई इंडस्ट्री लगती है तो उन सब का हम महत्व देखेंगे। और थोड़ा हम ये भी कंपेयर वगैरह भी करेंगे, तो वो तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है कि इंडस्ट्री के बारे में कंपेयर करना हमारी क्यों नहीं ग्रोथ हो पा रही है, लेकिन वो सब तो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। और फिर देखेंगे कि कौन कौन सा मेन हमारे यहाँ इंडस्ट्री है और उनका लोकेशन देखना आपको बहुत ही जरूरी है, और लोकेशन क्यों वहाँ पे है ये भी आपको जानना जरूरी होगा कि जो हेवी इंडस्ट्री है तो वो जहाँ से खुदाई वगैरह होती है वहीं पे क्यों लगाई जाती है। तो इंडस्ट्री भी लगने का बहुत रीजन होता है, कोई इंडस्ट्री कहीं पे लगती है तो वो भी हम उसमें देखेंगे। और भारत की झील वगैरह भी देख लेंगे, थोड़ा सा जल प्रपात होता है जो पास होते हैं दर है, वो भी हम थोड़ा सा इसमें देख लेंगे। और फिर हम खनिज संसाधनों के बारे में देखेंगे और वितरण देखेंगे, हमारे यहाँ कौन कौन से खनिज पाई जाती है, खनिजों का जो वर्गीकरण होता है वो भी हम देखेंगे। उसमें बहुत सारा वर्गीकरण होता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ये सब भी हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। और कहाँ कौन कौन सी खनिज पाई जाती है इंपॉर्टेंट, वो भी हम देखेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के भी बारे में देखेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य भी देखेंगे, बाघ अभ्यारण्य, थोड़ा ये सब भी हम देख लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं लोकेशन को लेके कि कौन से बाघ उद्यान में कौन सा जीव वगैरह रहता है, वो भी हम थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। फिर हम अपने मानव भूगोल को भी देखेंगे। तो जो ज्योग्राफी होता है वो दो तरह का होता है, ये एक तो होता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी और एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन जो ज्योग्राफी होता है उसको भी मैं आपको इसी में कंप्लीट कर दूंगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में ज़्यादा चीज़ें आती नहीं है, उसमें जननांकी वगैरह देखनी होती है, जो पॉपुलेशन होता है उन सब के बारे में देखना होता है, मतलब कि जो आपके लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें चलती रहती है वो सब हम देखते हैं। और अवसंरचना देखेंगे, फिर परिवहन देखेंगे, राजमार्ग देखेंगे, अंतर्देशीय राजमार्ग, तो एक तो लैंड से हमारा रोड के तहत ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर आप देखेंगे कि रेल वगैरह से भी ट्रांसपोर्ट होता है, फिर आप देखेंगे कि पानी के तहत भी होता है। तो ये सब भी हम देखेंगे, तीनों चारों ट्रांसपोर्ट जो भी सुविधाएं होती है ट्रांसपोर्ट की वो भी देखेंगे, क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। कृषि, विनिर्माण, उद्योग, तृतीय गतिविधियां, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो कृषि वगैरह मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, कृषि वगैरह हम देखेंगे। और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, ये सब की भी हम बात इसमें कर लेंगे। और फिर हम भारत की जनजातियों के भी बारे में देखेंगे। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ गए हैं और आ सकते हैं आपको, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, कितने भाग में, मतलब भारत की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो जनजातियां हैं ये भी हम इसमें देखेंगे। फिर बस्तियों के बारे में देखेंगे, शहरीकरण से क्या समस्या है, शहरीकरण इतना तेज क्यों हो रहा है और उससे प्रॉब्लम वगैरह क्या हो रही है वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा दिल्ली पॉल्यूशन का भी हम बात उसमें करेंगे। और शहरों के कार्यात्मक वर्गीकरण हुए हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। फिर मिलियन शहर और मेगा सिटी वगैरह ये सब जो गवर्नमेंट की है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये कुछ आपका सिलेबस है, और मतलब इतना ही चीज़ें नहीं आएंगी, बहुत सारी और भी चीज़ें आएंगी जो कि हर एक टॉपिक चला है तो उसमें आप देख ही सकते हैं कि कितना चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो वो भी हम इसमें देखेंगे आने वाली टॉपिकों में, क्योंकि उतना सिलेबस मैं नहीं लिख सकता था, तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो ये है इंडियन ज्योग्राफी का इतना सिलेबस। तो अब हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो पहले हम एक बार मैप पे काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक एक चीज़ों को देखेंगे और उस टाइम थोड़ा मैप में भी मैं आपको बताते जाऊँगा, क्योंकि इसमें मैप वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है जो ज्योग्राफी होती है। इस वजह से मैं मैप जितने भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे डाल दिया। तो पहले हम देख लेते हैं, ये पूरा इंडिया का मैप है और जितने हमारे पड़ोसी देश हैं तो आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, पूरा ये पाकिस्तान है। और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे थोड़ा जूम करके मैं बता देता हूँ, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इतने इंडिया को, इलाकों को। तो हमारी जो सीमा है तो आप देख सकते हैं कि ये अफगानिस्तान से भी लगती है, तो यही अफगानिस्तान से आप देखेंगे यहाँ से आके लगती है, लेकिन इस एरिया को पूरी तरह से पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। तो अगर आप पेपर पर देखेंगे तो लगती है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आया तो आपको यही लगाना है कि भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, लेकिन जो एक्चुअल जो है सीमा, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से सीमा मानी जाती है। तो इतना जो क्षेत्र है ये पूरा पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो ये इतना एरिया को पाकिस्तान कब्जा कर रखा है। और इतना आप देखेंगे कि एरिया ये पाकिस्तान चाइना को दे रखा है, और ये जो एरिया है तो ये इतना चाइना कब्जा कर रखा है। तो एक्चुअल सीमा तो ये है हमारी, ये वाली, लेकिन हम क्लेम इतना करते हैं, क्लेम करते हैं क्या हमारा ये है ही, लेकिन वो लोग इनलीगल तरीके से कब्जा कर रखे हैं। तो जब भी हमारा वो टाइम आएगा जब इसको मतलब लेने के लिए हम कैपेबल होंगे तो वो हम चीजें ले लेंगे इसको, मतलब फिर से अपने इलाकों। तो ये है, और ये हमारा चीन यहाँ से लगा है। तो चीन से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट हमारे लगते हैं। तो एक तो आप देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर लगता है, और दूसरा आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश भी जम्मू से लगता है, और फिर तीसरा आप देखेंगे कि उत्तराखंड भी लगता है। और इस नेपाल के वजह से
नेपाल देख रहे हैं कि बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब वो होता है कि बीच में दो देशों के बीच में एक स्टेट होता है। बफर स्टेट मतलब उससे प्रोटेक्शन होता है। अगर मान लीजिए कि चाइना यहाँ पे हमारे पे युद्ध होता है तो पहले अब इसको नेपाल को हराना पड़ेगा, तब जाके फिर इधर हमारे इलाकों में आ पाएगा। तो उससे हमें ज़्यादा यहाँ पे खतरा है नहीं हमारे इलाकों को। तो ये है हमारा इलाका। तो बिहार और यूपी टच नहीं करते हैं ये लोग, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा है सिक्किम वाला इलाका। हमारा जो सिक्किम स्टेट है ये चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, तो ये आप देख सकते हैं। और ये है आपका भूटान। भूटान ये मतलब कंट्री है, भारत का बहुत ही मित्र देश है। तो ये भूटान है। और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी आप देखेंगे कि चीन से सीमा लगती है इसकी। तो ये कुछ स्टेट थे जो चीन के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो वो सब चीज़ें लिखी भी हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये है म्यांमार। तो ये म्यांमार से भी हमारी सीमा लगती है, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्टेट टच करते हैं ये आप देख लीजिए। इसमें मिजोरम देखिए, हमारा जो स्टेट है मिजोरम ये टच करता है। ये मणिपुर आप देखेंगे कि टच करता है म्यांमार से। नागालैंड टच करता है। और आप ये भी देखेंगे यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश भी टच करता है म्यांमार से। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे। और एक बार हम स्टेट को भी देखेंगे कि कौन सा स्टेट से बाउंड्री किसका लगता है, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना आपका। तो फिर हम ये भी देखेंगे इसमें कि ये बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल हमारा। और ये है आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश ये हमारा सीमा त्रिपुरा से देखेंगे, मेघालय से टच कर रहा है, असम से टच कर रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से नहीं कर रहा है टच। तो ये आप ध्यान में रखें, बांग्लादेश से सीमा हमारा है, अरुणाचल प्रदेश टच नहीं करता है। और फिर ये आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं। और फिर ये श्रीलंका है। तो इसको माना जाता है कि हमारा ये समुद्री सीमा से टच करने वाला देश। और इधर मालदीव आप देखेंगे इससे भी टच करता है। थाईलैंड वगैरह से भी हमारा जो समुद्री सीमा लगता है तो वो टच करता है, क्योंकि समुद्री सीमा जो होती है वो समुद्री मतलब कि संधि है, उसके तहत 200 मील तक मानी जाती है कि समुद्री सीमा, और आगे भी मानी जाती है, मतलब कॉन्टिनेंटल जो प्लेट होता है उसके तहत मानी जाती है। तो इससे हमारी सीमा थाईलैंड वगैरह से भी लगती है। तो वो भी हम देखेंगे जो हमारे कंटेंट में लिखा हुआ है। तो ये हो गई। इधर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है, और इधर आप देखेंगे कि पंजाब लगता है और जम्मू कश्मीर लगता है। तो ये 4 स्टेट हमारे लगते हैं इससे। नेपाल से आप देखेंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सिक्किम और हमारा पश्चिम बंगाल लगता है नेपाल से। तो ये आपने देख लिया सीमा। और ये जो मैंने बताया यहाँ पे अफगानिस्तान से तो बस एक ही जम्मू कश्मीर वाला इलाका लगता है। तो फिर अब हम थोड़ा सा स्टेट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, और उसके बाद देखेंगे हिमाचल वाला इलाका है, और इधर आप देखेंगे ये पंजाब वाला इलाका है, और ये हरियाणा वाला इलाका है, और ये हमारा राजस्थान है। और राजस्थान के बाद आप देखेंगे ये एमपी है, और एमपी आप देख रहे हैं राजस्थान से भी सीमा है इसकी, और उत्तर प्रदेश वगैरह से भी। और गुजरात आप देख रहे हैं यहाँ पे है। और ये है हमारा झारखंड, और ये बिहार, और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। तो ये आप मतलब थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। अब वो लिखा होगा, चाहे इतना डीपली क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सा स्टेट से कौन सी मतलब स्टेट की सीमा लगती है। तो वो स्टेट पीसीएस में थोड़ा बहुत आ सकता है। तो वो जब आप अपने स्टेट के ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हमारा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश देख रहे हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सबसे सीमा अपना साझा कर रहा है। और ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ भी आप देखेंगे उड़ीसा से सीमा इसकी सटी हुई है, और एमपी से भी सटी हुई है, झारखंड से भी सटी हुई है, और महाराष्ट्र से भी सटी हुई है। और ये है हमारा आंध्र प्रदेश, ये आप देख सकते हैं। और ये है हमारा कर्नाटक, और ये महाराष्ट्र हमारा है, और ये हमारा गोवा स्टेट है। और ये आप देख सकते हैं कर्नाटक मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और ये है केरल, और ये है तमिलनाडु। और अब हम देख लेते हैं अपने केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये पूरी तरह से यहाँ पे है। और ये है फिर हमारा देख रहे हैं यहाँ पे ये लक्षद्वीप वाला इलाका है, बहुत छोटे छोटे द्वीप है यहाँ पे। और ये हमारा है पुडुचेरी, और ये 3 इलाकों में 4 इलाकों से मिलके बना है, इसको पुडुचेरी हम बोलते हैं। तो इसका आप देखेंगे कि केरल में भी पड़ रहा है, तमिलनाडु में भी पड़ रहा है, मतलब इलाके हैं ये। और आपको आंध्र प्रदेश में भी मिल रहे हैं, और इसको पूरी तरह से पुडुचेरी बोला जाता है। तो ये हमारा इलाका है जो मैंने आपको बता दिया। मैप भी हमने देख लिया, इंडिया का मैप। तो ये मैप बहुत ही जरूरी था जो आपने देख लिया। तो फिजिकल जब हम देखेंगे तो उसमें फिजिकल मैप को भी देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले अब हम देख लेते हैं थोड़ा बेसिक चीज़ों को जो हमें जाननी चाहिए, जो अपने इंडिया के बारे में और ये ज्योग्राफी के बारे में। तो ये बेसिक फैक्ट है, इसके बाद कॉन्सेप्चुअल जितनी भी चीज़ें होंगी वो शुरू की जाएंगी आपके लिए। तो थोड़ा सा हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, भौगोलिक तथ्य के बारे में, मतलब बेसिक चीज़ें जो इंडिया के बारे में होती है वो हम देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से
आप देखेंगे तो भारत का स्थान 7वां है और कुल जो इसका क्षेत्रफल है तो 32,87,590 वर्ग किलोमीटर में है। तो इससे पहले भी आपको जान लेना चाहिए कि आखिर में इंडिया से बड़ा जो 6 कंट्री है वो कौन सा का है। तो इससे बड़ा आप देखेंगे कि मतलब इंडिया से सबसे नंबर 1 पे, इंडिया से नहीं, रसिया है, दूसरे नंबर पे कनाडा आप देखेंगे, तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट को देखेंगे मतलब अमेरिका को, चौथे नंबर पे आप चाइना को देखेंगे, 5वें नंबर पे ब्राज़ील को देखेंगे, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे और 7वें नंबर पे इंडिया है। तो ये आपको जान लेना चाहिए। और अब हम आगे देख लेते हैं मतलब कि और तो भारत का उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार आप देखेंगे तो ये 3214 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार आप देख सकते हैं तो ये आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मतलब ये एरिया जो है ये 3214 किलोमीटर है। और वही आप देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम इसका 2933 किलोमीटर की दूरी है। ये आप देख सकते हैं 2900। ये जो आप देखेंगे मतलब कि पश्चिम से पूर्व तो ये टोटल 2933 किलोमीटर की दूरी है। और टोटल आप देखेंगे मतलब कि इसकी पूरी जो सीमा होती है तो ये 15,200 किलोमीटर की ज़मीनी सीमा है। तो पूरा आप जब देखेंगे गोल करके तो ये इतनी सीमा होती है। और 700 जो मतलब 7516 आप देखेंगे कि ये समुद्री सीमा है। मतलब ये वाला इलाका जो है तो ये टोटल पूरा 7500 किलोमीटर आता है। तो इसमें ये सब भी आ जाएगा जो हमारा लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, ये सब भी मिला के हम इसमें देखते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इनिशियल ज्योग्राफी में आपको जानना चाहिए अगर आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो और भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो एशिया के बारे में आप जानते ही हैं और एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और हमारे देश की जो सीमाएं हैं ये 7 देशों के साथ लगती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, जिसे आप वर्मा भी बोलते हैं, बहुत वर्मा पहले बोला जाता है, और श्रीलंका भी शामिल है। तो ये मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब आपको मैं मैप दिखा रहा था। तो अब हम देख भी लेते हैं। तो भारत और चीन के साथ जो सीमा मिलती है ये 3917 किलोमीटर की है टोटल सीमा। और इससे जो हमारे 5 राज्य जम्मू कश्मीर, तो अब लद्दाख वाला एरिया यूटी वाला आएगा, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, और आप देखेंगे कि तीसरा उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा साझा करते हैं चीन के साथ। और दूसरा हम देख लेते हैं भारत पाकिस्तान से जो सीमा मिलती है तो ये 3310 किलोमीटर है और टोटल 4 राज्य लगते हैं। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और तीसरा जो हमारा है वो बांग्लादेश है। तो इससे हमारी जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बांग्लादेश है तो आप देखेंगे कि एरिया वाइज आपको लगेगा कि बहुत छोटा एरिया लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सीमा हम किसी देश के साथ साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश के साथ ही करते हैं। और टोटल इससे भी 5 राज्य हमारे लगते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और सर्वाधिक सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ हम साझा करते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। और फिर भारत चीन के बीच जो सीमा रेखा है तो वो शिमला सम्मेलन के आधार पे मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी, वही हमारी चीन के साथ सीमा बोली जाती है, मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान के साथ आप देखेंगे तो डूरांड लाइन है। और हिमाचल प्रदेश में स्थित भूटान जो है उसकी प्रतिरक्षा की जिम्मेवारी एक विशेष संधि के द्वारा, मतलब भारत ही भूटान जो है ये आप देश देखेंगे तो ये छोटा सा एरिया जो है ये भूटान का है। तो इसका मतलब प्रतिरक्षा वगैरह भारत ही देखता है। तो ये समझौता के तहत हम उसको देखते हैं। तो और भी हम चीज़ें देख लेते हैं इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं। और भारत जो अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है तो वो मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ साझा करता है, और इसलिए इन्हें भी भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। तो समुद्री सीमा साझा करते हैं हम मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, तो इनसे भी हमारा मतलब कि पड़ोसी देश का माना जाता है कि ये लोग भी हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आप दूर देख के बोलेंगे कि वो हमारे पड़ोसी देश नहीं है। और भारत राज्यों का संघ है और इसमें टोटल जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखेंगे कि सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे कि 3702 किलोमीटर ही है। और सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है, जिसका आप देखेंगे क्षेत्रफल की 3,42,239 किमी का है। और भारत के जो 5 शीर्ष राज्य हैं उनके 43 किलोमीटर मतलब भूमि है, और जबकि शीर्ष कुल भूमि का 68% हिस्सा कवर करते हैं। मतलब जो बड़े राज्य हैं तो वो उतना जमीन ले लेते हैं, और जो उसके बाद हैं तो कुल 68% हिस्सा टोटल मतलब 10 राज्य ले लेते हैं। अगर 5 राज्यों को जोड़ेंगे तो आप 43% हिस्सा ले लेते हैं। मतलब कि जो बड़े स्टेट हैं वो ज़्यादातर इलाकों को ले लेते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। और बाकी जो स्टेट है तो छोटा छोटा स्टेट है, जैसे कि गोवा वगैरह को देख लीजिए, और जो हमारे ईस्टर्न स्टेट है तो वो छोटे छोटे स्टेट है, इस वजह से ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है तो वो भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये टोटल जो है 8249 क्षेत्रफल की दृष्टि से ये
पहले स्थान पे है, जो अंडमान निकोबार हमारा है तो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से पहले स्थान पे है। और लक्षद्वीप है ये सबसे छोटा है और इसका जो क्षेत्रफल आप देखेंगे कि 32 वर्ग किलोमीटर ही है केंद्र शासित प्रदेशों में। और भारत का जो दक्षिणी भाग है ये समुद्र से दो तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से अरब सागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अरब सागर है और ये हमारी बंगाल की खाड़ी है। ये दोनों समुद्र से भारत मतलब निचला इलाका आप देख रहे हैं भारत का घिरा हुआ है। तो ये इसमें बात की जा रही है। और हमारे देश के भाग से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा जो गुजरती है वो उत्तरोत्तर अक्षांशीय रेखा भी कही जाती है। और यह रेखा जो है गुजरती है उस मतलब देश पे दोपहर के वक्त अधिक सूर्य की प्राप्ति होती है। तो जैसे कर्क रेखा है तो हमारे मतलब कि आप देख लीजिए मैप में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बीच से हमारे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये गुजरात से भी गुजरती है और यहाँ पे माना जाता है ये राजस्थान जो ये इलाका है यहाँ से भी गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश से भी आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। और यहीं पे आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ से भी जा रही है जो कर्क रेखा है। फिर आप देखेंगे झारखंड में भी जा रही है और फिर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल से भी जा रही है ये। फिर यहीं पे आप आ जाएंगे तो ये हमारा जो स्टेट त्रिपुरा है यहाँ से भी जाती है और फिर ये मिजोरम से भी जाती है और यहाँ पे निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने स्टेट से हमारे ये गुजरती है जो कर्क रेखा है। और कर्क रेखा मतलब कि जो पृथ्वी है तो उसको मतलब कि भागों में बांटा गया है। जैसे कि ये आप देखेंगे तो 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं, ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। तो हमारी जो देश पड़ती है तो इस लाइन में आप देखेंगे कि कर्क रेखा पे पड़ती है। तो इस वजह से ये बता रहा है। और सूर्य की रोशनी जो है ये टोटल यहाँ पे हमेशा मतलब सालों भर पड़ते रहती है लगभग। तो ये बताने की बात इसमें हो रही है। और 2011 के जनगणना के अनुसार हमारी जो जनसंख्या है वो तो करीब 1.2 बिलियन है अरब, मतलब कि आप समझ सकते हैं 120 करोड़। लेकिन अब आप देखेंगे कि हमारी जनसंख्या जो है ये करीब 137-38 करोड़ हो चुकी है 2022 में। और आबादी के मद्देनजर दुनिया के हम दूसरे सबसे बड़े देश हैं और 1 नंबर पे चीन है इसमें। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और भारत की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की 17% जनसंख्या, लेकिन जो भूमि का आप टुकड़ा देखेंगे हमारे पास मतलब कि जनसंख्या तो हम 40% है, लेकिन भूमि हमारे पास आप देखेंगे तो करीब 2.54% ऐसे ही हमारे पास जमीन है। तो मतलब ज़मीन तो कम है लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि रिसोर्स की भी बहुत मारामारी हमारे देश में आगे हो सकती है अगर हम अपने सही से रिसोर्स का यूटिलाइज नहीं किए, व्यापार वगैरह अच्छे से नहीं किए। अगर व्यापार हम अपने देश के सामान को अच्छे से बना के बेचेंगे तो फिर दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में पैसा आएगा तो हमें मतलब दिक्कतों का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ही जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है मतलब ट्रेड डेफिसिट की ज़्यादा चीज़ें हम खरीद रहे हैं लेकिन कम चीज़ें बेच रहे हैं तो फिर उसमें हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो संपत्ति है धीरे धीरे वर्ल्ड में जा रही है। तो वो सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो वो वहाँ पे बताया जाएगा आपको। और भारत में आप देखेंगे कि एक माह में अलग अलग स्थानों पे गर्मी, ठंड, बारिश और अन्य जो मौसम का अनुभव किया जा सकता है। तो मतलब अब हमारा इलाका जो है मतलब देश है तो बहुत बड़ा है। तो अब देखेंगे कि इधर उतना गर्मी नहीं पड़ता है, तब तक आप देखेंगे कि उत्तरी भाग में हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ते रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ठंड कम है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ठंड है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अलग मौसम है, इधर हमारे अलग मौसम है, इधर हिमालय वगैरह है, इधर हमारे यहाँ अलग मौसम रहता है कभी। फिर उसी टाइम आप देखेंगे यहाँ हमारे यहाँ अलग मौसम रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य रहता है तो पहले सूर्य आप यहाँ पे देखेंगे निकल जाता है हमारे जो पूर्वी राज्य है, फिर बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि आता है तो 2 घंटे का करीब गैप हो जाता है। तो ये सब भी चीजें हैं इसमें। तो बड़ा कंट्री है तो ये सब जो फैक्टर हैं सूर्य वगैरह तो ये प्रभावित करते हैं हमारे देश। तो ये सब चीजें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख रहे हैं। और भारत में जो स्थित मानसीराम मेघालय है वो विश्व में सर्वाधिक बारिश यहाँ पे होती है। औसतन वर्षा आप यहाँ पे देखेंगे कि 11,871 मिलीमीटर बारिश यहाँ पे होती है मानसीराम मेघालय। तो इस इलाकों में आप मेघालय ये स्टेट है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा विश्व में वर्षा होती है यहाँ पे मानसीराम मेघालय। तो ये हमारे स्टेट में ही है। और इससे पहले जो थी तो वो चेरापूंजी थी, वहीं पे बगल का इलाका है। और लद्दाख के पश्चिम क्षेत्र में स्थित जो कारगिल जिले के द्रास नामक जगह को भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पे तापमान करीब -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो कारगिल वाला इलाका जहाँ पे युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान से, तो वो आप देख सकते हैं। इधर वाले इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है लगभग। और राजस्थान का जो आप देखेंगे कि चूरू नामक स्थान है, भारत में सबसे गर्म जगह है यहाँ पे। और गर्मी में लगभग आप देखेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो ये सब मतलब विविधता हमारे देश की पता चल रही है कि कहीं पे आप देख रहे हैं कि -45 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है कुछ ही दूर पे लद्दाख में, और कुछ दूरी पे आप देख रहे हैं कि जो राजस्थान है वहाँ पे आप देखेंगे कि 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में तापमान चला जाता है। और भारत का सुंदरवन जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
जो कि 10,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये आप जान सकते हैं, मतलब कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलके ये डेल्टा बनाती है, ये बंगाल में यहाँ पे बनता है। तो ये सबसे बड़ा डेल्टा होता है। डेल्टा मतलब कि दो नदियाँ मिला के जब समुद्र के मिलने जाती हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चैनलों में बट जाती हैं, तो गाद मिट्टी बालू की वजह से, तो वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनता है। तो सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा यहीं पे है हमारे देश में। और चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये जो है 1165 किमी क्षेत्रफल में फैली हुई है जो चिल्का झील है हमारी। और ये जो चिल्का झील आप देखेंगे तो ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारी चिल्का झील है तो ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। और पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी जो नदी है ये 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहने वाली जो हमारी नदी है ये गंगा नदी है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी आप भारत को अगर पूछे तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि नदी वाले चैप्टर में आपको बताऊं। कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग आप समुद्र तल से मानेंगे 8586 मीटर पे है। तो बहुत ज्यादा इसकी ऊंचाई है, तो लगभग 8.5 किलोमीटर आप देख सकते हैं। तो ये सिक्किम स्टेट में है जो कंचनजंगा है। तो आप देखेंगे हमारा जो सिक्किम स्टेट है उसमें ये पाया जाता है। तो ये हमारा सिक्किम स्टेट है, यहीं पे ये पाया जाता है। तो मैप से देखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बस ऐसे पढ़ना कोई फायदा है नहीं। तो वो अपने माउंटेन वाले चैप्टर में उसको अच्छे से देखेंगे। तो ये सबसे ऊंची है। और भारत में सबसे निचला स्थल है जो ये कुंडनाड है, और ये समुद्र तल से आप देखेंगे कि करीब 2.7 मीटर ऊंचाई पे है। मतलब ये सबसे नीचे है लेकिन समुद्र तल से, क्योंकि समुद्र नीचे होता है तो समुद्र तल से लेकिन ये ऊपर है। और ये 2.7 मीटर है, और ये सबसे निचला इलाका है भारत का। तो ये आप समझ लिए, इतना चीजों को, बेसिक चीजों को मैंने आपको बता दिया। तो ये जितने बेसिक चीज थे वो मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं इसमें जो हमारा फिजिकल विभाजन है, भौतिक विभाजन भारत का। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लगभग 6 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत जो है, द हिमालय माउंटेन, तो ये माउंटेन्स आप देख सकते हैं, ये है पूरा तर हिमालय का माउंटेन जो है ये फैला हुआ है। फिर उत्तरी मैदान है जो नॉर्थ इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं, तो ये है हमारा। और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे कि पेनिनसुलर इंडिया है, प्लेटू। तो ये इलाका पूरा तरह से हमारा ये है। और फिर भारतीय रेगिस्तान को देखेंगे, इंडियन जो डेजर्ट है, तो ये हमारा इंडियन डेजर्ट है राजस्थान वाले इलाकों में। और दूसरा आप देखेंगे तटीय मैदान है, तो ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, तो ये भी हम इसमें देखेंगे। और फिर द्वीप है जो हमारे, तो ये द्वीप आप देखेंगे यहाँ अंडमान निकोबार वाला और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो ये फिजिकल डिवीजन है, तो ये भी हम देखेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे और हर एक चीजों के बारे में आपको बताई जाएंगे। तो ये बस मैंने आपको बेसिक यहाँ पे बताया, हमने सिलेबस के बारे में बात कर लिया, और जो बेसिक चीजें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में होती है वो मैंने आपको बता दिया। तो वैसे ही बिल्कुल ये कॉन्सेप्चुअल वे में चलेंगी क्लास। तो ये तो कुछ फैक्चुअल चीजें था कि जो आपको जानना ही चाहिए अगर इंडियन ज्योग्राफी को जानते हैं, तो इस वजह से ये हमने देखा। मेनली हमें सिलेबस देखना था। और अब हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो भी फिजिकल डिवीजन है उसके एक एक क्षेत्र जो 6 भागों में बांटा गया है उसको हम देख लेंगे, फिर आगे की चीजों को हम उसमें देखेंगे। तो बस आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं, और बाकी सब चीजें जो चल रही हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।